Hello students, today I am going to introduce the next chapter of chemistry, that is equilibrium. Okay, what do you mean by equilibrium? देखो बेटा, इसमें हम इक्विलिब्रियम क्या होता है वो डिफाइन करते हैं. सपोज जितनी भी केमिकल्स रिएक्शंस होती हैं दैट आर इरिवर्सिबल इन आवर नेचर, हमारे नेचर में क्या होती हैं, इरिवर्सिबल होती हैं. मीन्स इरिवर्सिबल का मतलब है कि वो एक ही डायरेक्शन में प्रोसीड होती हैं, केवल एक ही डायरेक्शन में वो प्रोसीड होती हैं और उसके बाद वो कंप्लीट हो जाती हैं. लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं बेटा जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाती हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाती हैं. ओके, तो उन रिएक्शंस को हम ये कहते हैं कि दे आर नेवर गो टू कंप्लीशन, तो ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है. ओके, तो इन दोनों रिएक्शंस के बीच में एक क्या आ जाता है, एक स्टेट आ जाता है जिसको हम एक इक्विलिब्रियम स्टेट का नाम देते हैं. मीन्स द स्टेट ऑफ अ रिएक्शन एट विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. ओके, इसमें हमारे पास क्या रहता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. ठीक है, तो इक्विलिब्रियम क्या आता है बेटा, इक्विलिब्रियम क्या होता है, मीन्स इक्विलिब्रियम स्टेट is the state of a reaction at which the rate of forward reaction that is equal to rate of backward reaction. ओके, और दोनों ही जब ये इक्वल हो जाते हैं इट मीन्स उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं. ओके बेटा, नाउ कुछ हमारे ये इक्विलिब्रिया जो होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं. एक होता है फिजिकल इक्विलिब्रिया. इक्विलिब्रिया इज ऑफ टू टाइप, ये आपका दो टाइप से है बेटा. फर्स्ट इज फिजिकल इक्विलिब्रिया. फर्स्ट आपका क्या है बेटा, फिजिकल इक्विलिब्रिया. और सेकंड आपका क्या है, केमिकल इक्विलिब्रिया. ओके, केमिकल इक्विलिब्रिया. ओके, अब बेटा व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल इक्विलिब्रिया. फिजिकल इक्विलिब्रिया क्या होता है, मीन्स द इक्विलिब्रियम दैट डेवलप बिटवीन द टू डिफरेंट फेज, दो डिफरेंट फेज के बीच में और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस के बीच में प्रेजेंट होता है. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम. मीन्स द इक्विलिब्रियम दैट डेवलप्ड बिटवीन द डिफरेंट फेज और द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस. सो दिस इज कॉल्ड एज फिजिकल इक्विलिब्रिया. ओके, नाउ what are the general characteristics of the equilibria involving the physical process. ठीक है, तो हेडिंग है बेटा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, ये आ जाएगा जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. फर्स्ट हम क्या बताते हैं, देखो इक्विलिब्रियम पे जितने भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं सिस्टम की दैट रिमेन कांस्टेंट. मींस एट इक्विलिब्रियम ऑल द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, properties of the system that remain constant. क्या होती हैं वो, कांस्टेंट होती हैं. ओके, सेकेंड हम क्या कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम जो होता है उसको हम एक क्लोज कंटेनर में ही अटेन कर सकते हैं. देखो कैसे, मीन्स इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड, उसको हम कैसे अटेन कर सकते हैं, ओनली इन अ क्लोज्ड सिस्टम, ओनली इन अ क्लोज्ड सिस्टम. ओके, थर्ड आप ये कह सकते हो कि इक्विलिब्रियम कैसा होता है, इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर. डायनेमिक इन नेचर, डायनेमिक का मतलब क्या है बेटा, गतिशील.
ठीक है। डायनेमिक का मतलब क्या है, गतिशील है, मीन्स जो भी प्रोसेस होगा वो कभी भी स्टॉप नहीं होगा, वो साइमल्टेनियसली एक साथ चलता रहेगा सेम रेट के साथ, ठीक है। मीन्स द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली विद द सेम रेट, दिस इज कॉल्ड एज डायनेमिक। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 4, जो फिजिकल इक्विलिब्रिया है बेटा, उसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, ओके, कंसंट्रेशन, या फिर रेशो ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट। क्या होते हैं, इनकी वैल्यूज कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 5th पॉइंट ये कहता है कि इन पैरामीटर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या शो करते हैं, इट शोज द एक्सटेंट ऑफ फिजिकल प्रोसेस। क्या शो करता है, इट शोज द एक्सटेंट ऑफ फिजिकल प्रोसेस, जो प्रोसीड होते हैं बिफोर रीचिंग द इक्विलिब्रिया। ओके, ये हमें इतना बताता है कि यहाँ पे कितनी सीमा तक एक फिजिकल प्रोसेस हो रहा है, इसके बारे में ये डिटेल देता है। नाउ दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग द फिजिकल प्रोसेस। ओके बेटा, नाउ व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रिया। देखो बेटा, फिजिकल इक्विलिब्रिया के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल रीड करते हैं। फर्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। देखो बेटा, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। इन दिस केस सपोज हम लेते हैं बेटा वाटर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड and it will be converted into liquid form, यही है। it means when the solid means solid किस में है, ice form में है, and the water liquid form में है, that are kept in a perfectly insulated thermos flask। इसको हमने एक क्या कर दिया, ये आपने एक थर्मस ली है, इस फ्लास्क में आपने इसको बंद कर दिया। ओके, आइस को किस को, आइस प्लस वाटर, और इसको आपने ऊपर से कॉर्क लगा के इसको बंद कर दिया। ओके, टेम्परेचर कितना है, 273 केल्विन। प्रेशर कितना है बेटा, 1 एटमॉस्फेयर, ये 1 एटमॉस्फेयर इसका प्रेशर है। तो यहाँ पे क्या होता है कि दे आर इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये एक इक्विलिब्रियम की स्टेट में है। ओके, मीन्स एट दिस कंडीशन, इस कंडीशन पे क्या होगा कि जो मास एंड टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर दैट रिमेन कांस्टेंट। मीन्स टेम्परेचर और मास दोनों चीजें कांस्टेंट होंगी बेटा। क्यों कांस्टेंट होंगी, बिकॉज ऑफ द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ आइस इनटू द वाटर एंड ऑफ वाटर इनटू द आइस। मीन्स आइस से वाटर में और वाटर से आइस में जो रेट ट्रांसफर होगा, ठीक है, दैट आर इक्वल एट 273 केल्विन। ओके, जब इक्विलिब्रियम कंडीशंस में सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में इक्विलिब्रियम आ जाएगा, इक्विलिब्रियम दिखेगा बेटा एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। ओके, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ये कह सकते हैं कि वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड और लिक्विड फेज, किसी भी सब्सटेंस की सॉलिड और लिक्विड फेज क्या रहती है, इक्वल रहती है, मीन्स इक्विलिब्रियम में रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट और नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। ओके, या फिर इसे बोलेंगे हम नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। ओके बेटा, again I repeat the definition, means the temperature at which the solid and liquid phase of a pure substance at atmospheric pressure
are at equilibrium. So this temperature is called as normal melting point or normal freezing point. Okay. Now next is liquid vapors equilibria. ये है आपका point number 2. This is liquid vapor equilibria. ओके यहाँ देखो बेटा, जब हमारे पास वाटर लिक्विड स्टेट में होता है बेटा, दैट गोज इनटू द वेपर फॉर्म. जब उसको हम हीट करते हैं तो वो वेपर फॉर्म में चला जाता है. ओके तो यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन, और यहाँ क्या होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन. अगर वेपर से वापस से किस में चला आए, वापस से लिक्विड फॉर्म में आ जाए तो कंडेंसेशन प्रोसेस होगा. लिक्विड से वेपर में गया, रेट ऑफ इवेपोरेशन. वेपर से लिक्विड में गया, दिस इज कंडेंसेशन. ओके तो इसमें क्या कहता है, हम एक वॉच गिलास के अंदर, जैसे हमारी ये एक वॉच गिलास है बेटा, दिस वन. इस वॉच गिलास में हमने क्या ले लिया, वाटर ले लिया. ठीक है, और इसको एक यू ट्यूब से फिट कर दिया जो मरकरी से भरी हुई है. तो हम देखते हैं धीरे धीरे मरकरी का जो लेवल है वो राइज होता चला जाएगा. ठीक है, और एक ऐसी वैल्यू आ जाएगी कि जैसे ये मरकरी का लेवल है, एक ऐसी वैल्यू आ जाएगी कि यहाँ पे जाके वो रुक जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा. ओके तो हम ये देखते हैं कि जहाँ पे वाटर का इवेपोरेशन है, हो रहा है, वो क्या है, कांस्टेंट है. मीन्स एक ऐसी स्टेज आ जाएगी कि वहाँ पे इवेपोरेशन होना बंद हो जाएगा. तो हम उस स्टेट को हम स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बोलते हैं. क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. किसको बोलेंगे, जब रेट ऑफ evaporation is equal to rate of condensation. इसको हम बोलते हैं rate of condensation. ओके रेट ऑफ इवेपोरेशन किसके इक्वल हो जाता है, रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल होता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. ओके नाउ नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 3, solid vapor equilibrium. solid vapor equilibrium. देखो बेटा इस केस में क्या होता है, यहाँ पे हमारा कोई भी, जैसे आयोडीन लेते हैं हम, आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होता है, वो डायरेक्टली किस फॉर्म में चला जाए, वेपर्स की फॉर्म में चला जाए, विदाउट अंडरगोइंग इन द लिक्विड फेज. लिक्विड फेज में ना जाके सॉलिड से डायरेक्टली किस में चला जाए, वेपर फेज में चला जाए. ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं बेटा. क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन. ठीक है, मीन्स सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू वेपर फॉर्म्स विदाउट अंडरगो लिक्विड फॉर्म्स. ठीक है, तो हम यहाँ आयोडीन भी ले सकते हैं. तो हम क्या करते हैं, एक क्लॉज वेसल लेते हैं बेटा, एक हमने एक बीकर टाइप में लिया है, इसमें हमने क्या किया, आयोडीन को रख दिया. और आयोडीन कौन सा है, सॉलिड फॉर्म वाला आयोडीन. ओके फिर आफ्टर सम टाइम द वेसल गेट फिल्ड अप विद द वायलेट वेपर्स. थोड़ी देर में हम देखते हैं उसको, हमने क्लॉज कंटेनर में रखा हुआ है, बंद है ये ऊपर से. ठीक है, कुछ टाइम के बाद देखते हैं कि जो आयोडीन्स के वेपर्स होते हैं, मीन्स इसको जब हम हीट करेंगे बंद करके, तो क्या होगा, आयोडीन के जो वेपर्स होते हैं वो आपके यहाँ पे वेसल के अंदर फिल हो जाएंगे. और ये कैसे कलर का दिखाई देगा आपको, वॉयलेट कलर का दिखाई देगा. ठीक है, इट मीन्स द इंटेंसिटी ऑफ कलर इंक्रीजेज विद द टाइम. जैसे जैसे ये हीट होता जाएगा, कलर की मीन्स डार्क होता जाएगा, तो जो कलर की इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ती चली जाएगी. इंटेंसिटी ऑफ कलर इंक्रीजेज. ओके तो एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जहाँ पे रेट ऑफ sublimation of solid iodine is converted into the iodine vapors, and that become equal to the rate of condensation of iodine vapors that is converted into the iodine solid.
So this stage is called as the equilibrium state. ओके कहने का मतलब सोलिड आयोडीन किस में, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और वेपर आयोडीन सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज द सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम. ओके नाउ अब हम देखते हैं बेटा पॉइंट नंबर 4. इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग द डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैस. सॉलिड और गैस को हम किस में डिसॉल्व करते हैं, इन लिक्विड. लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, इन लिक्विड्स इसमें डिसॉल्व करते हैं. तो इसमें देखो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, यहां पे लेते हैं सॉलिड इन लिक्विड. सॉलिड इन लिक्विड फॉर्म, पॉइंट नंबर 1. देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम आता है बिटवीन द सॉलिड सॉल्यूशन एंड अ सॉल्यूशन. ठीक है, एक तो सॉलिड सॉल्यूशन लेते हैं हम, सॉलिड सॉल्यूट प्लस किसमें, इसी का सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन. इन दोनों के बीच में क्या आ जाता है, एक इक्विलिब्रियम आ जाता है. हम कह सकते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो शुगर ली हमने, शुगर सॉल्यूशन बना लिया और शुगर को जब आप हीट करते हो, उसको उबालते रहो तो क्या आ जाएगा, शुगर सॉलिड फॉर्म में भी मिल जाएगी हमें. ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट दैट बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, क्योंकि शुगर के क्या बन जाएंगे, क्रिस्टल बन जाएंगे. तो यहाँ पे डिसोल्यूशन इज इक्वल टू द क्रिस्टलाइजेशन. ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा. अब हम देखते हैं बेटा सेकंड पॉइंट, पॉइंट नंबर 2. गैसेस इन लिक्विड. गैसेस इन लिक्विड फॉर्म. देखो अब इस केस में क्या करते हैं हम, गैस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करें. CO2 गैस फॉर्म में होती है, जब वो कन्वर्ट होती है CO2 सॉल्यूशन फॉर्म में, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, तो कहता है व्हेन द गैस इज डिसॉल्व इन वाटर, जब इस गैस को पानी में डिसॉल्व किया, देन अ इक्विलिब्रियम इज डेवलप्ड बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल्स एंड द डिसॉल्व्ड मॉलिक्यूल ऑफ द गैस. ओके, तो यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम बना और उस इक्विलिब्रियम को किसने बताया, सबसे पहले हेनरी लॉ ने. हेनरी एक साइंटिस्ट था जिसने डिसोल्यूशन ऑफ गैस बताया था, गैस इन लिक्विड के बारे में बताया था. ठीक है, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग हेनरी लॉ क्या कहता है, देखो ये कहता है कि द मास ऑफ ए सब्सटेंस, मास ऑफ अ गैस दैट डिसॉल्व इन अ लिक्विड. ठीक है, लिक्विड कौन सा बेटा, सॉल्वेंट, एट एनी टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द pressure of the gas above the solvent. Okay, I repeat this law. Henry law says that the mass of a gas dissolved in a solvent at any temperature is directly proportional to the pressure of a gas above the solvent. Okay, अब बेटा यहाँ पे करो, मास इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओ, दिस इज KH इनटू में P. व्हाट डू यू मीन बाय KH? KH क्या है बेटा, हेनरी कांस्टेंट. ये क्या है, हेनरी कांस्टेंट. ओके, हेनरी कांस्टेंट. ओके, या इसको हेनरी लॉ कांस्टेंट भी बोल सकते हैं. दिस डिपेंड ओनली ऑन द टेम्परेचर. ये किस पे डिपेंड करता है, दिस डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर. ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, मीन्स इंक्रीजिंग टेम्परेचर और डिक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर आप डिक्रीज कर रहे हो, देन द अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व डिक्रीजेस. इट मीन्स वहाँ पे जो गैस की डिसॉल्व गैस की जो अमाउंट है दैट विल बी डिक्रीजेस. ओके, अमाउंट ऑफ डिसॉल्व गैस डिक्रीजेस.
ये आपकी डिक्रीज हो जाएगी। ओके बेटा, यहाँ डिक्रीज क्यों हुई? देखो यहाँ पे हम एक ऐसा एग्जाम्पल भी लेते हैं कि ऐसे अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर कम कर रहे हैं, तो अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड गैस डिक्रीज हो जाती हैं। ऐसा क्यों है? हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल है हमारा, जैसे हमारे जो डीप सी डाइवर्स होते हैं बेटा, गोताखोर होते हैं समुंदर में जो छलांग लगाते हैं, ठीक है, गोताखोर होते हैं, वो हीलियम गैस और डाई ऑक्सीजन गैस को यूज़ करते हैं। इसी गैस को क्यों यूज़ करते हैं वो? बिकॉज हम हाई प्रेशर के ऊपर बेटा, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो प्रेशर क्या है? हाई प्रेशर पे जो नाइट्रोजन गैस की सॉल्युबिलिटी है दैट विल बी increases or decreases. Solubility of dinitrogen into the blood at high pressure increases. हाई प्रेशर पे वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और जिसकी वजह से क्या होगा? हमारे जो ब्लड में है हीलियम कम सोल्यूबल हो जाती है हाई प्रेशर पे, तो थोड़ी सी देर में ही उस डीप सी डाइवर्स को कौन सा डिजीज हो जाएगा? बैंड डिजीज। बैंड डिजीज क्योंकि उसके ब्लड में बेटा डाई नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, और जिससे उसकी ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं दैट विल बी ब्रस्ट आउट, ये ब्रस्ट हो जाती हैं, और ब्रस्ट होने की वजह से ही क्या होता है? वो अचानक से उस पर डिजीज़ आ जाता है जिसका हम नाम देते हैं बैंड डिजीज़, और ऑटोमेटिकली उसमें डेथ भी हो जाती है। ओके, क्योंकि उसकी ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी, बट डाई नाइट्रोजन बढ़ जाएगी और वो सारी ब्लड कैपिलरीज को ब्लॉक कर देगी, और ब्लॉक करने से ऑटोमेटिकली डेथ हो जाती है। ओके, सो ये एक इम्पोर्टेंट डिजीज़ है बैंड डिजीज़। ओके, तो हेनरी लॉ यही कहते हैं कि जो मास होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ओके, प्रेशर पे डिपेंड करता है मास। ओके, नाउ अब हम सेकंड देखते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, इसको हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हो? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। देखो, जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं हमारी, रिवर्सिबल रिएक्शन, उनमें क्या होता है बेटा? जैसे मान लो ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हुआ तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट में आई, इट मीन्स वो किस में आई? बैकवर्ड डायरेक्शन में आई। ओके, तो ये फॉर्म होता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है? जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की एंड प्रोडक्ट की, वो कभी भी टाइम के साथ चेंज नहीं होती, तो उसी को हम बोलते हैं स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ द स्टेज एट विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और दिस इज कॉल्ड एज द केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। ओके, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? जो मिक्सचर होता है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम में रहते हैं उसको हम इक्विलिब्रियम मिक्सचर बोलते हैं। ओके, नाउ अब हम इसका एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। कैसे? देखो, ये हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कंसंट्रेशन एंड यहाँ पे यूज़ करते हैं टाइम। ओके, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। तो बेटा ये आपका बन जाएगा प्रोडक्ट और ये आपका बन जाएगा रिएक्टेंट। यहाँ हम रिएक्टेंट बोलते हैं और ये आपका बन जाएगा प्रोडक्ट। और यहाँ पे टाइम एक ऐसी स्टेट आ जाएगी, ऐसी स्टेज आ जाएगी जिसको हम ये और जो यहाँ पॉइंट मिला है ये पॉइंट आपके क्या है बेटा? दिस इज इक्विलिब्रियम। यहाँ पे एक स्टेज आ जाएगी जहाँ पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा और उसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो बेटा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इक्विलिब्रियम के।
केमिकल इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है कि केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जो गिवन टेम्परेचर पे मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ लाइक प्रेशर, कंसंट्रेशन, डेंसिटी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं, दैट रिमेन्स कांस्टेंट। सेकेंड हम ये बता सकते हैं कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम है वो किसी भी साइड, आइदर साइड अटेन हो सकता है, ओके, दैट कैन बी अटेन्ड फ्रॉम आइदर साइड, फ्रॉम आइदर साइड, किसी भी साइड से ये अटेन हो सकता है। नाउ तीसरा पॉइंट हम दे सकते हैं बेटा, अगर हमारे पास रिएक्शन में कैटलिस्ट की प्रेजेंस है, मीन्स कोई कैटलिस्ट प्रेजेंस है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम पे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता। इफ एनी कैटलिस्ट इज प्रेजेंट इन अ केमिकल रिएक्शन देन केमिकल इक्विलिब्रियम डज नॉट अफेक्टेड, ओके। पॉइंट नंबर 4, केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक इन नेचर कैसे बेटा? डायनेमिक का मतलब है कि वो चलता रहे, कंटिन्यू, स्टॉप ना हो, मीन्स द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप बट इट कंटिन्यू इन बोथ द डायरेक्शन विद द सेम स्पीड, जो सेम स्पीड के साथ दोनों ही डायरेक्शन में कंटिन्यू चलता रहे, ओके। नाउ नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 5, केमिकल इक्विलिब्रियम दैट विल कंटिन्यू इंडेफिनेटली, कंटिन्यू चलता रहे, ओके, indefinitely if the condition of temperature and pressure not change। अगर टेम्परेचर और कंसंट्रेशन की कंडीशन भी चेंज ना हो, मीन्स ठीक है, नॉट चेंज, अगर ये कंडीशन चेंज ना हो तो भी इक्विलिब्रियम कंटिन्यू चलता रहे, तो ये कंटिन्यू होना चाहिए, ओके। एंड द लास्ट पॉइंट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज parameters at any stage that will shows that कि the reaction has proceeded to the great extent, ठीक है, कि इसका मतलब क्या है, extent of chemical reaction, okay, means ये continue चलता रहे before reaching the equilibrium, equilibrium में पहुंचने से पहले ही ये continue चलता रहे और हम इसको मेजर करें कि कितनी chemical reactions proceed हो रही है, okay। Now next is types of chemical equilibrium, types of chemical equilibrium। देखो बेटा क्या है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ फेज, फेज के बेसिस पे इक्विलिब्रियम कितने टाइप का है बेटा, दिस इज ऑफ 2 टाइप। देखो फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट टाइप इज होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, homogeneous equilibrium, and second is heterogeneous equilibrium, heterogeneous equilibrium, okay, ये आपकी 2 टाइप है। Now what is homogeneous? Homogeneous means same, geneous means phase, means if all the reactant and product of a equilibrium reactions are in the same phase, अगर वो सेम फेज में है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। लाइक बेटा एग्जांपल देती हूँ, जैसे H2 है बेटा, गैस फेज में है, इसमें I2 आयोडीन डाल दिया, ये भी आपका गैस फेज में है, देन व्हाट विल बी फॉर्म हेयर, 2HI, तो दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन गैस फेज। इट मीन्स द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ आर इन सेम फेज, दोनों के दोनों गैस फेज में है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज द होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, ओके। Now next is heterogeneous catalyst. Hetero means different. When all the reactants and product of a equilibrium reaction that are not in same phase but in different phase. Same phase में नहीं होते बेटा, but different phase में ये आपके present होते हैं।